दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में दिलचस्पी लेने वाले हों या अदरवाइज भी जो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा रुचि जिनकी किसी एक पार्टी विशेष में नहीं है, लेकिन बीजेपी चूंकि देश की सबसे बड़ी पार्टी आज है, सत्ताधारी पार्टी है, इसलिए जिसकी रुचि न भी हो उसकी भी रुचि हो जाती है जब बीजेपी का मसला कोई उठ जाता है। तो बीजेपी में आजकल रुचि का एक विषय बना हुआ है कि कौन बनेगा भारतीय जनता पार्टी का नया अध्यक्ष। तरह तरह की अटकलें लग रही हैं। युवा पीढ़ी के नेता से लेकर बुजुर्ग पीढ़ी के नेता, महिला से लेकर के और अधेड़ उम्र के नेता, सबके बारे में तरह तरह के अंदाज लगाए जा रहे हैं कि ये बनेंगे तो वो बनेंगे, आरएसएस की पसंद का होगा या बीजेपी की पसंद का होगा। लेकिन दोस्तों, मैं आज इस तरह की कोई अटकल नहीं लगाने जा रहा हूँ। मैं आज ये बताने की कोशिश करूंगा भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को जितना मैं समझ पाता हूं, और चूंकि आरएसएस की हिस्ट्री को, आरएसएस को भी मैंने कोशिश की है समझने की अपने पूरे पत्रकारिता जीवन में। आरएसएस के लोगों द्वारा लिखी गई किताबें या बुकलेट्स को भी ठीक से पढ़ा है, उनके बारे में लिखी गई बाहर के लोगों की किताबों को भी ठीक से पढ़ा है, और मैंने ये भी देखा है कि उनकी राजनीति के क्या पेंच हैं और कैसे वो अपनी राजनीति को एग्जीक्यूट करते हैं लोगों के बीच। ये सब भी जो कुछ मैंने सीखा या समझा है इस पॉलिटिक्स के बारे में, इस राजनीति के बारे में, उसके आधार पर मेरा ये मानना है कि कौन बनेगा भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये बड़ा प्रश्न इसलिए नहीं है कि एक इंडिविजुअल के बारे में जब आप स्पेकुलेट करेंगे, अंदाज लगाएंगे कि यही बनेंगे अध्यक्ष, तो भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसमें सच यह है कि किसी को पता नहीं चलेगा। बाहर 3 ही आदमी को केवल पता चलेगा, ये सब अधिक से अधिक 4 आदमी को, कि कौन बन रहा है। बाकी लोगों को पता नहीं चलेगा। ये कांग्रेस पार्टी नहीं है जिसमें पूरी कार्य समिति में फैसला हो जाएगा, वर्किंग कमेटी में फैसला होगा, या वर्किंग कमेटी के कम से कम 10-15 लोगों से सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे विचार विमर्श करेंगे किसी विषय पर कि भाई अमुक अमुक क्षेत्र का अध्यक्ष किसको बना दिया जाए, किसको क्या किया जाए। ये गुपचुप ढंग से काम करने वाली पार्टी है। और जिन 4 लोगों का नाम मैं बता रहा हूं कि यही लोग जानते होंगे कि किसको बनाया जा सकता है या किसको बनाना चाहिए। हो सकता है अभी आपस में सहमति न बन पाई हो। तो वो 4 नाम कौन हैं जो सबसे ताकतवर हैं भारतीय जनता पार्टी में? सबसे ऊपर की पोस्ट पर कौन बैठे इसके लिए? दोस्तों, मेरा मानना है कि इसमें सबसे ताकतवर व्यक्ति का नाम है मोहन भागवत, जो आरएसएस के चीफ हैं। और दूसरे नंबर पर हैं अभी जो दत्तात्रेय साहब, जो आरएसएस के सेकंड व्यक्ति हैं, दूसरे नंबर के व्यक्ति हैं। और तीसरे और चौथे नंबर पर आप रख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी को। ये 4 व्यक्ति, अगर आप नंबरिंग नहीं करना चाहते तो 1 से लेकर 1 तक 4 व्यक्तियों को रख लीजिए। मतलब कहने का मेरा मतलब कि मोहन भागवत जी, दत्तात्रेय जी और नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, ये चारों लोग एक ही नंबर पर हैं। आप ये मानकर चलिए, ये 4 लोग ही तय करेंगे कि कौन बनेगा बीजेपी का नया अध्यक्ष। तो इसलिए मैं कोई अटकल लगाने नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं ये बताने की आज आपको कोशिश करूंगा, और यही राजनीति समझने की है कि भारतीय जनता पार्टी को नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए क्यों ज़रूरत है एक ऐसे नाम की जिस पर दोनों खेमों की सहमति हो, यानी आरएसएस की भी सहमति हो और बीजेपी की भी सहमति हो। अब आप समझेंगे कि मैं दोनों को अलग अलग कर रहा हूं। बिल्कुल नहीं, सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, और जो बीजेपी और आरएसएस के नेता हैं वो भी जानते हैं कि बीजेपी जो है आरएसएस के कारण ही है। बीजेपी का मातृ संगठन आरएसएस है। आरएसएस का पहले जो संगठन था राजनीति में काम करने के लिए वो जनसंघ था। जनसंघ को उन्होंने तिरोहित कर दिया जेपी आंदोलन के समय, और फिर इसके बाद वो बीजेपी में आ गए, जनता पार्टी में गए। जनता पार्टी से फिर वो बीजेपी, उन्होंने नई पार्टी बना ली। तो जहाँ जहाँ इस्तेमाल करना हुआ अलग अलग सियासी तंजीमों का अपने को आगे बढ़ाने के लिए, बीजेपी ने वैसा काम किया। और आज की तारीख में अगर देखिए तो बीजेपी बहुत बड़ी ताकत बन गई, और इसीलिए कई बार आरएसएस को के बारे में कुछ ऐसे बयानात कुछ नेता दे देते हैं जिससे आरएसएस को अजीब लगता है। आरएसएस के बहुत सारे लोग चकित हो जाते हैं। जैसे नड्डा साहब ने जो बयान दे दिया
और उसमें यह कहा गया कि भाई अब बीजेपी इतनी ताकतवर और इतनी बड़ी पार्टी बन चुकी है कि आरएसएस पर वो पूरी तरह निर्भर नहीं है जैसे पहले हुआ करती थी। तो इस तरह की बात कुछ उन्होंने कही। हूबहू एक एक वाक्य मैं नहीं कह रहा हूं, एक एक शब्द मैं नहीं कह रहा हूं कि एग्जैक्टली क्या था, लेकिन लब्बो-लुबाब यही उनका था। कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के इस बयान से आरएसएस में एक हिस्सा बहुत आहत हुआ था, इसलिए वो ये चाहते हैं कि कोई ऐसा ही बीजेपी का नया अध्यक्ष बने जो बयानों में भी सतर्क रहे, सावधान रहे। अब आप देखिए, नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, वो बयानों में कभी आरएसएस पर कैजुअल नहीं होते, कभी भी आरएसएस के बारे में कोई ऐसी बात नहीं कह सकते वो जो जिससे कि आरएसएस के लोग आहत हों या जिससे मोदी जी और अमित शाह जी को भी लगे कि ये उनको नहीं कहना चाहिए था जो उन्होंने कह दिया, लेकिन नड्डा साहब ने कह दिया था। और यही कारण है कि इस बीच में डिस्पाइट ऑफ कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को नड्डा साहब बहुत पसंद हैं और पसंद रहे, इसीलिए उनको इतना एक्सटेंशन मिला। कार्यकाल तो पहले ही खत्म हो चुका था, लेकिन वो बने रहे क्योंकि माना जाता है कि दोनों के यस मैन के तौर पे उन्होंने काम किया। अब सवाल इस बात का है कि किस तरह का अध्यक्ष आएगा इस बार। क्या वो पूरी तरह बीजेपी का आदमी होगा या पूरी तरह आरएसएस का आदमी होगा, ये एक सवाल है। मुझे लगता है कि मुश्किल यही है और इसी को तय करने में दोनों लगे हुए हैं, यानी बीजेपी के टॉप दो व्यक्ति और आरएसएस के टॉप 2 व्यक्ति, कि ऐसा कौन नेता हो सकता है जो बीजेपी की टॉप लीडरशिप के साथ भी काम करने में सहजता महसूस करे और आरएसएस के साथ भी उसका तालमेल बरकरार वैसे ही रहे जैसे वो बीजेपी के 2 बड़े नेताओं के साथ तालमेल उसका होगा। ऐसा कौन हो सकता है? और मुझे लगता है कि इसी की तलाश में इतना वक्त लग रहा है। दूसरी प्राथमिकता जो आरएसएस की है और संभवतः बीजेपी की भी, कि एक जनरेशनल चेंज हो। भारतीय जनता पार्टी को अगला जो चुनाव लड़ना है 2029 में लड़ना है लोकसभा का, और बड़ी चुनौती उस समय सामने उसके होगी। चुनौती क्या क्या होगी इसका ब्यौरा आज मैं नहीं देने जा रहा हूं क्योंकि वो हमारा आज का विषय नहीं है, लेकिन बहुत भारी चुनौती भरा वो चुनाव होगा। तो ऐसी स्थिति में उस चुनाव का सामना करने वाला व्यक्ति हो, स्ट्रेटजी बनाने वाला व्यक्ति हो, और साथ में वह अपेक्षाकृत नई पीढ़ी का भी हो, एक प्रायोरिटी ये बताई जाती है। मैं आरएसएस बीजेपी का कोई सांगठनिक मामलों का एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन एक जर्नलिस्ट के तौर पे अपने 40 साल के अनुभवों की रोशनी में जितना मैंने आरएसएस बीजेपी को समझा है, उसके आधार पर मैं कह रहा हूं कि वो जनरेशनल चेंज चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कोई एक नई पीढ़ी का ही व्यक्ति हो, या फिर कुछ दिन के लिए 1-1.5 साल 2 साल के लिए वो हो सकता है कि बना सकते हैं किसी बहुत सीनियर व्यक्ति को। इट ऑल डिपेंड्स कि वो क्या सोच रहे हैं, आगे कैसे पार्टी को ले जाना है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलता जो नई जनरेशन का हो और उसमें तमाम गुण हो, तमाम जो गुणों की तलाश आरएसएस को है या बीजेपी को है, अगर वो नहीं मिल रहे होंगे तो हो सकता है पुरानी जनरेशन के भी किसी व्यक्ति को ले लिया जाए। इसीलिए आज मैं कोई एक नाम को अपनी ओर से फाइनल नहीं बता रहा हूं और कोई फाइनल कर भी नहीं सकता, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस जैसी पार्टी नहीं है कि वर्किंग कमेटी में बात हो रही है और 10 लोग इधर से उधर खबर बता रहे हैं। यहां कोई नहीं बताता, यहां सिर्फ 4 ही लोगों को पता होता है कि ये हो क्या रहा है। सच्चाई यह है कि बीजेपी में भी अगर कोई टॉप चेंजेस करने हैं बड़े स्तर का, तो वो 4 ही लोग जानेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, मिस्टर मोहन भागवत, मिस्टर दत्तात्रेय, मिस्टर नरेंद्र मोदी और मिस्टर अमित शाह। ये 4 ही लोग जानेंगे, इसके बाद 5वां शायद ही कोई जाने। इनमें से कोई अपने को बहुत जिसको विश्वास पात्र मानता हो उसको शेयर कर दे तो अलग बात है, हालांकि ऐसा होता नहीं है। तो इसलिए ये अटकल लगाना कि कौन बनेगा बीजेपी का नया अध्यक्ष, ये सब मीडिया का शगल है। मतलब ये जो टेलीविज़न चैनलों का या यूट्यूबर्स में तो खैर बहुत शगल इस तरह का होता है, बहुत शौक होता है कि कुछ भी बोलते रहो, कुछ भी अंदाज लगाते रहो, सब ठीक है। लेकिन मेरा ये मानना है दोस्तों कि अगर नई जनरेशन के लोगों में से, अब मैं कुछ नाम लेने जा रहा हूं, लेकिन इस अगर मगर के साथ
कि अगर आरएसएस और बीजेपी को नई जनरेशन के लोगों से कोई अध्यक्ष चुनना होगा तो वो किसको चुन सकते हैं। अब उसमें 2-3 नाम है, जैसे एक नाम है धर्मेंद्र प्रधान, उड़ीसा के हैं, संबलपुर से एमपी हैं, केंद्र में मंत्री हैं शिक्षा के। दूसरे हैं भूपेंद्र यादव, ये भी मंत्री हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं, पर्यावरण वगैरह तमाम इस तरह के इश्यूज़ को वो डील करते हैं और संगठन के मामलों के बड़े जानकार माने जाते हैं। जहाँ जटिल चुनाव, चैलेंजिंग चुनाव होता है राज्यों में, वहाँ इनको भेजा जाता है और ये करके दिखा भी देते हैं। तो भूपेंद्र यादव और धर्मेंद्र प्रधान, ये 2 नई जनरेशन के कुशल सांगठनिक नेता हैं, संगठन के मामलों के जानकार हैं। ये दोनों ही नरेंद्र मोदी और अमित शाह के काफ़ी नज़दीक हैं। बताया जाता है कि भूपेंद्र यादव तो अमित शाह के बहुत करीबी हैं। वो संभवतः अरुण जेटली के जरिए अमित शाह के नज़दीक आए और आज की तारीख में भूपेंद्र यादव अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी दोनों के काफ़ी विश्वास पात्र माने जाते हैं। आरएसएस में उनकी पहुंच कहां तक है और कितना उनको विश्वास पात्र माना जाता है, इसके बारे में बहुत कहना कठिन है। धर्मेंद्र प्रधान के बारे में भी वैसा कहना कठिन है। लेकिन बीजेपी की अगर चलेगी, यानी बीजेपी के टॉप लीडर अमित शाह और नरेंद्र मोदी की चलेगी, तो शायद इन दोनों में से कोई भी बन सकता है। लेकिन आरएसएस भी चाहेगा कि ऐसा कोई व्यक्ति न बने जो सिर्फ बीजेपी के नेताओं के करीब हो, बल्कि आरएसएस का भी वो खास हो, ताकि कोई गलतफहमी ना हो, कोई स्ट्रेटजी बनाने में कोई गड़बड़ झाला ना हो जाए। और इसलिए और भी कई नाम चल रहे हैं। उसमें एक नाम जो चल रहा है वो बीएल संतोष का भी है। अब बीएल संतोष बहुत बड़े नेता हैं पार्टी के, ऑर्गेनाइजिंग जनरल सेक्रेटरी, ऑर्गेनाइजेशन के इंचार्ज हैं जनरल सेक्रेटरी के तौर पे। और कर्नाटक में जितने हाल के दिनों के परिवर्तन या संशोधन या करेक्शन हुए, जितनी उलटफेर हुई है साउथ में कहीं भी, वो सब बीएल संतोष ने देखा है। तो बीएल संतोष साहब को आरएसएस का भी बहुत ज़बरदस्त समर्थन प्राप्त है, विश्वास प्राप्त है। वह उतने ही ताकतवर हैं संगठन में जितने सरकार में ताकतवर अमित शाह जी हैं। और ऐसे में क्या वो संगठन के प्रभारी बनेंगे, क्या वो अध्यक्ष बनेंगे, ये कहना बहुत कठिन है। क्योंकि बहुत सारे बीजेपी को जानने वाले जानकार लोग मानते हैं कि अध्यक्ष कोई भी बनता है, अमित शाह ही भारतीय जनता पार्टी को दिशा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कहाँ क्या हो रहा है, कैसे उसको क्या किया जाए, कैसे संभाला जाए, कैसे और बेहतर किया जाए, विपक्ष को कहाँ तोड़ा मरोड़ा जाए, कैसे किसको कैसे डील किया जाए, ये सारी स्ट्रेटजी अमित शाह जी बनाते हैं या अमित शाह जी के यहाँ से बनती है। तो ऐसी स्थिति में एक बहुत ताकतवर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का और एक शासन में बैठे हुए गृह मंत्री जैसे बड़े नेता अमित शाह, दोनों के बीच में कैसे तालमेल होगी, ये कहना बहुत कठिन है। तो अब मैं दोनों के ये जितने नाम मैं ले रहा हूं उसके प्लस और माइनस दोनों में गिनाते जा रहा हूं। तो अभी तक मैंने आपको गिनाया धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, बीएल संतोष। अब बहुत सारी अटकलें हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर कि शिवराज सिंह चौहान बन सकते हैं। शिवराज सिंह चौहान पहली बात तो कि नई पीढ़ी के नहीं हैं। मेरी जानकारी है कि बीएल संतोष की उम्र शिवराज सिंह चौहान से काफ़ी कम है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान की एक विशेषता है कि वो चाहे उम्र चाहे जितनी हो गई हो, लेकिन युवा दिखते हैं, बहुत सक्रिय हैं। और इतने सक्रिय हैं कि जब दत्तात्रेय साहब ने अभी हाल में एक ऐसा बयान दिया जिसमें सोशलिज्म को और सेकुलरिज्म को संविधान के प्रियम्बल से बाहर करने की बात कही उन्होंने, तो भारतीय जनता पार्टी के टॉप नेताओं में वो पहले नेता थे, यानी ऊपर के नेताओं में, 10 बड़े नेताओं में, जिन्होंने उनके पक्ष में बयान दिया। किसी और नेता ने बयान नहीं दिया उनके पक्ष में। शुरू में शुरुआत की मिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने, और शिवराज सिंह चौहान ने जब बयान दे दिया दत्तात्रेय साहब के पक्ष में, तो और लोगों ने भी बयान देना शुरू किया। उस दिन मुझे लगा कि शायद शिवराज सिंह चौहान भी पार्टी अध्यक्ष बनने की कतार में हैं। होंगे नहीं होंगे ये मैं नहीं कह सकता, ये कौन कह सकता है भारतीय जनता पार्टी के मामलों में।
कोई नहीं कह सकता। आप अभी कुछ कह रहे हैं, कल कुछ फैसला हो जाए। लेकिन मैं उन नामों को गिना रहा हूं कि किसमें कितनी संभावना है। तो शिवराज सिंह चौहान अगर बिल्कुल नई जनरेशन के नेताओं को लाना है तो बिल्कुल इनका नाम नहीं आएगा। लेकिन अगर किसी को भी ला देना है जिसको प्रासंगिक माना जाए, जिसको यूजफुल माना जाए, मीनिंगफुल माना जाए, आरएसएस बीजेपी दोनों का विश्वास पात्र माना जाए, तो शिवराज सिंह चौहान उसमें एक होंगे। भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा उनका के मुकाबले वो ज़्यादा आरएसएस के विश्वास पात्र हैं आज की तारीख में। और एक और बात, वो ओबीसी भी हैं। तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जो फार्मूला है कि पार्टी और आरएसएस का की संचालन की मुख्य शक्ति भले कोई हो का मतलब आमतौर पे माना जाता है कि ये संगठन एक अपर कास्ट और वैश्य समुदाय दोनों के जो लोग हैं वो सबसे प्रभावशाली हैं। उन्हीं की छत्र छाया में सारा संगठन काम करता है। आरएसएस में तो आप जानते हैं चित्पावन ब्राह्मण लोगों की ताकत इतनी ज्यादा है कि वही लोग माने जाते हैं संगठन के पर्यायवाची। हालांकि अब कुछ और भी लोग आए हैं, लेकिन एक जमाना था जब सिर्फ चित्पावन ब्राह्मण ही दिखाई देते थे उसके टॉप नेताओं में, अभी भी हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी दोनों में एक बात की सहमति बनेगी कि किसी ओबीसी नेता को ही बनाया जाए? मैं समझता हूं कि बीजेपी अच्छी तरह जानती है कि आरएसएस काफी लचीलापन दिखाता है। हाल के वर्षों में मोहन भागवत की अगुवाई वाला आरएसएस पहले की तरह नहीं है। ये जानता है कि ओबीसी को लिए बगैर वो अपनी राजनीतिक सोच भी भारत में एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। अपना राजनीतिक सोच हिंदुत्व का, जो वर्णाश्रमी व्यवस्था को मानता है बहुत इज्जत के साथ, वो मानता है कि संविधान में ये सेकुलरिज्म वगैरह बहुत गड़बड़ मामला है, वो सामाजिक न्याय वगैरह को ऊपर से कह देता है लेकिन इसमें कोई यकीन नहीं करता। लेकिन वो दलितों और पिछड़ों को हमेशा एक खूबसूरत इल्यूजन में भी हमेशा बनाए रखना चाहता है कि वो आपके लिए भी काम कर रहा है और देखिए आपको रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। लेकिन रिप्रेजेंटेशन उन्हीं को दे रहा है जो अपने ही हितों के विरुद्ध जाकर भी आरएसएस बीजेपी के साथ खड़े हो जाते हैं और उनको उसका कुछ पुरस्कार मिल जाता है, उनको उसके कुछ फायदे मिल जाते हैं। तो इस तरह से आरएसएस बीजेपी की कोशिश है आज की तारीख में कि वो सोशल इंजीनियरिंग का जो उनका फार्मूला है, जिसको एक समय गोविंदाचार्य जी ने सामने लाया था और उसके मास्टर आज की तारीख में अमित शाह हैं, तो उनका यह है कि वो किसी कीमत पर बैकवर्ड पॉलिटिक्स को नहीं छोड़ेंगे। तो कुल मिलाकर देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी किसको लाती है। कुछ लोग नाम ले रहे हैं कि निर्मला सीतारमण वगैरह इस तरह के नेताओं को भी लाया जा सकता है, पूर्णेंद्र का नाम लिया जा रहा है, किसी महिला नेता को आगे किया जाए, उस हालत में इन दोनों का नाम पेश किया जा रहा है। अब कुछ भी हो सकता है, अटकल लगाना बहुत आसान है, लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी उसी को अध्यक्ष बनाएगी जिस पर आरएसएस की सहमति हो और जिसे वो समझती है कि 2029 के चुनाव के मद्देनज़र जो उपयोगी साबित हो, हिंदुत्व का हो और साथ में अगर ओबीसी हो या सबाल्टर्न किसी भी समुदाय से हो, तो मुझे लगता है कि बीजेपी उसको प्रीफर करेगी। अब कौन वो बनता है, कैसा वो नेता बनता है, कैसा नेता वो दिखता है, इट ऑल डिपेंड्स सिचुएशन पर। तो इसलिए दोस्तों, मैंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की राजनीति में क्या चल रहा है, क्या हो सकता है, इसके बारे में आपको अपनी राय पेश की। आपको मेरा विश्लेषण कैसा लगा? तथ्यों के आधार पर मैंने ये बात कही है, कपोल कल्पना नहीं है, ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आप हमारा चैनल देखते हैं, अपने दोस्तों से भी कहें कि वो देखें। तथ्यों के आधार पर विश्लेषण और ख़बरें भी बिल्कुल ताज़ा तरीन आप ज़रूर देखिए। इसके सब्सक्राइबर बनिए और लोगों को भी सब्सक्राइबर बनाइए, कहिए उनको। तो आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।